हेलो दोस्तों, मेरा नाम से इस्लीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज की वीडियो में हम लैरावेल का सेटअप जानेंगे कि सेटअप को किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे किया जाता है लैरावेल के केस में। दोस्तों, लैरावेल का इंस्टॉलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, लैरावेल के आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको डाटाबेस की कनेक्टिविटी और स्कीमा के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको पीएचपी आर्टिशन के बारे में भी आज की वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों आज हम गिटहब के बारे में भी देखेंगे, गिटहब में कैसे रेपोजिटरी हम बनाएंगे, जो लैरावेल का जो प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करेंगे उसको किस तरीके से हम गिटहब पे पुश करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको वर्क बैच के बारे में बताऊंगा कि वर्क बैच क्या होता है, वर्क बैच क्यों यूज करना चाहिए, हम जैम्प यूज क्यों नहीं कर रहे। मैं ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। और साथ ही दोस्तों लैरावेल पे हम किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे इंस्टॉलेशन करते हैं, फ्रेश सिस्टम पे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको समझ में आएगा कि लैरावेल को एक फ्रेश सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे यूजर होते हैं जिनको लैरावेल पे काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो किसी फ्रेश सिस्टम पे आते हैं अब वहां पे कुछ नहीं होता यार। यानी कि सपोज करो अगर वो अपने आप को मूव कर जाते हैं, दूसरी एजेंसी में चले जाते हैं, उनको जो लैपटॉप मिलता है या उनको डेस्कटॉप मिलता है उसमें लैरावेल का एक भी चीज इंस्टॉल नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि हम लैरावेल को सेटअप कैसे करें। कभी कभी पूरा पूरा दिन लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये सारे टाइम को आप सेव कीजिएगा, आज की वीडियो देखिएगा, वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि प्रोफेशनल लेवल पे फ्रेश सिस्टम पे लैरावेल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। साथ ही मैं आपको वीएस कोड के बारे में भी बताऊंगा कि वहाँ वीएस कोड को कहाँ से डाउनलोड किया जाता है। तो दोस्तों जब सेटअप को करने में जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा लैरावेल का सेटअप प्रोफेशनल लेवल पे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लैरावेल की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। आप लैरावेल 13 सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लैरावेल के ऑफिशियल साइट पे आ गए और आप देख सकते हैं दोस्तों लैरावेल के काफ़ी वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। तो मैं आपको वर्जन की लिस्ट भी दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से वर्जन सेलेक्ट करके वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। बट अभी हम 13 पे काम कर रहे हैं तो हम 13 में की ही चीज़ें देखेंगे। दोस्तों ये लैरावेल का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये बता रहा है 13 के लिए जो हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 8.3 है। यानी कि आपके पास 8.3 तक का अगर PHP वर्जन है तभी आप लैरावेल 13 को यूज़ कर पाएंगे। अगर लैरावेल 13 से नीचे का वर्जन है तो आप 8.3 से नीचे में भी कर पाएंगे। बट 13 के लिए 8.3 रिक्वायरमेंट है। नीचे जो तो देख रहे हो दोस्तों ये AI है जो लैरावेल ने 13 में यूज़ किया है। और आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है आप इसको पूरा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप स्टडी कर लीजिएगा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। स्टडी करने के लिए आप AI का यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पे आप AI से इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये न्यू रिलीज का इसने सारा बता दिया है कि इसमें हमें 8.3 मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए 13 के लिए। और दोस्तों 13 के लिए अगर हम 8.3 यूज़ करते हैं तो दोस्तों इससे पहले क्या होता था, हम लोग जैम्प यूज़ करते थे। बट जैम्प में आपको 8.3 का वर्जन मिलेगा नहीं, ये मैक्सिमम वर्जन है 8.2 का है। अभी तक इसने 8.3 को लॉन्च नहीं किया, बाद में लॉन्च कर लेगा तो आप जैम्प यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि आप PHP के लिए जो कि लैरावेल को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको PHP की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप जैम को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए लैरावेल ने अपनी ही ऑफिशियल साइट में बताया हुआ है, वो अपनी ऑफिशियल साइट के जरिए ही आपको PHP का जो इंस्टॉलेशन है वो करा देगा। तो दोस्तों ये हम इंस्टॉलेशन पे आ गए। आप इंस्टॉलेशन पे देख सकते हैं इसने इंस्टॉलेशन में बहुत सारी चीज़ें बताया है कि कैसे करना है। तो साथ ही दोस्तों ये मेन कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टॉलेशन का है। ये यहाँ से आपको क्या होगा दोस्तों, आप PHP को भी कर सकते हैं। पहले वाला जो टैब है वो हमारा मैक का है। अगर आप मैक यूज़ करो तो मैक में पहले वाले को लिंक को कॉपी करो। और ये दोस्तों हमारे विंडो के लिए है। विंडो पावर सेल पे ही आपको यूज़ करना है। यानी कि अगर आपको ये कमांड रन करनी है तो आप विंडो पावर सेल यूज़ करोगे। इस कमांड से दोस्तों हमारा लैरावेल भी इंस्टॉल हो जाएगा, कंपोजर भी इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा जो PHP का फ्रेमवर्क है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको टर्मिनल भी दिखा दिया। टर्मिनल पे आप यूज़ मत करना इसको, आपको टर्मिनल पे यूज़ नहीं करना, आप इसको पावर सेल पे यूज करोगे। पावर सेल पे भी आपको एडमिनिस्टर एज अ ओपन एडमिनिस्टर होगा। दोस्तों मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे एंटर भी कर दिया। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों
यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। साथ ही दोस्तों ये जो कंपोजर ग्लोबल है, अगर आपके पास सारी चीजें पीएचपी का फ्रेमवर्क है 8.3 का, तो आप ये कंपोजर से कर सकते हैं। आप लो वर्जन कर रहे हो और आपके पास जैम्प है 8.2 या 8.1 का, तो दोस्तों आप लो वर्जन को वो आप वहां से कर सकते हैं। बट यहाँ से आप लैरावेल 13 को यूज करोगे। आप देख सकते हो दोस्तों हमारा इंस्टॉल हो गया है, जिसमें कि इसने हमें कंपोजर भी इंस्टॉल करके दे दिया है, पीएचपी का फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल करके दे दिया, पीएचपी को भी इंस्टॉल कर दिया। हम पहले पीएचपी का वर्जन चेक करेंगे। यहाँ से वर्जन चेक करने के लिए आप पीएचपी वर्जन कर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो पीएचपी का वर्जन है 8.5 आगे। साथ ही हमारा दोस्तों कंपोजर भी इंस्टॉल कर दिया, कंपोजर का ये लेटेस्ट वर्जन इसने इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम लैरावेल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लैरावेल का भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों लैरावेल का भी इसने हमारा लेटेस्ट वर्जन जो होता है वो इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों इसने लैरावेल के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होते हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें कर दिया है, सिवाय माई सिक्वल को। हम यानी कि डाटाबेस अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम अलग चीज यूज करें। दोस्तों ये ग्लोबल वाला जो मैंने ये कंपोजर ग्लोबल वाला है, यहाँ से मैंने आपको बताया था अगर आपके पास फ्रेमवर्क है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। पीएचपी का फ्रेमवर्क है दोस्तों। मैं आप फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे लैरावेल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल मैंने कर लिया है, इससे पहले इंस्टॉल किया था। अब मैं प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ, लैरावेल की ऑफिशियल साइट से मैं प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा सब कुछ लेटेस्ट आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया, मैंने प्रोजेक्ट का नाम भी अपने हिसाब से रख दिया। ये दोस्तों डिफॉल्ट कुछ पूछेगा तो आप एंटर करोगे तो ये डिफॉल्ट ले लेगा, बाय डिफॉल्ट जो टॉप पे है उसको ले लेगा। तो मैंने एंटर किया है। इसी के साथ ही सेकंड नंबर पे हमें ब्लेड चाहिए होगा तो ब्लेड को भी मैंने एंटर कर दिया। अब दोस्तों ये लैरावेल को इंस्टॉल करा है। दोस्तों इससे पहले इसने लैरावेल की जो लैरावेल के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो किया था। जैसा पीएचपी को इसने इंस्टॉल किया था। पीएचपी का जो फ्रेमवर्क होता है php.exe जो होता है उसको इंस्टॉल किया था। 8.5 का इसने इंस्टॉल किया। इसके बाद इसने कंपोजर इंस्टॉल किया और लैरावेल को इंस्टॉल किया। अब जो इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। तो आप इसको कंफ्यूज मत होना कि दो बार क्यों हो रहा है। तो पहली बार दोस्तों जो होता है ये मैं फ्रेश सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो फ्रेश सिस्टम की वजह से मैं सब कुछ यहाँ पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो फ्रेश सिस्टम पर ही लैरावेल को सीख रहे होंगे, तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि लैरावेल का जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे सेटअप किया जाता है, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। दोस्तों ये कंपोजर रन डैप करूंगा तो ये यहाँ पे एरर मारेगा। एरर इसलिए मारेगा क्योंकि मैंने इसमें नोड नहीं डाला है। अगर मैं नोड डाला होता तो ये कंपोजर रन डैप से चल जाता। तो ये क्या करता है, ये दोस्तों वीट को यूज करता है। वीट को भी रन करा देता। दो यूआरएल रन करा देता, एक तो लैरावेल का कराता और एक हमारा वीट का करा देता। लेकिन अभी हम वीट पे काम कर नहीं रहे, तो इस वजह से मैं अभी पीएचपी आर्टिसन करूंगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बार एनपीएम को इंस्टॉल भी करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों एनपीएम के लिए होता है। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि वीट को करते हैं तो हम एनपीएम के लिए होता है। तो अगर मैं एनपीएम को भी इंस्टॉल करूंगा तो ये इंस्टॉल नहीं लेगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें नोड नहीं डाला। अगर डाला होता तो ये ले लेता, बट अभी मेरे को नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट पीएचपी आर्टिसन सब करूंगा। तो आप देख सकते हैं पीएचपी आर्टिसन सब करने के बाद इसने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्ट का यूआरएल भी दे दिया। हमारा प्रोजेक्ट दोस्तों बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब दोस्तों मैं इस प्रोजेक्ट को गिटअप पे डालूंगा। गिटअप पे डालने के लिए पहले आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो मेरे पास अकाउंट है तो मैंने डायरेक्ट लॉगिन कर दिया है। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये वेरिफिकेशन कोड मांगता है। वेरिफिकेशन कोड आपको हमेशा एक नए सिस्टम पे मांगेगा, जो कि आपकी ईमेल आईडी में जाता है, जो ईमेल आईडी आप अपना गिटअप के अकाउंट में क्रिएट करते समय बनाते हो। तो दोस्तों हमारा गिटअप लॉगिन हो गया है और मैं यहाँ पे रेपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे जो प्रोजेक्ट का जो रेपोजिटरी वो क्रिएट कर देता है। इसको दोस्तों मैं पब्लिक ही रखूंगा, इसको मैं प्राइवेट नहीं रखूंगा, ताकि आप लोग भी कोड को देख सके ये कोड क्या है नहीं है। साथ ही मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो ये दोस्तों लैरावेल का मैंने रेपोजिटरी का नाम दे दिया है, प्रोगो लैरावेल कोर्स, ठीक है। और इसको मैंने पब्लिक ही रखा है। यहाँ से आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कोई प्रोजेक्ट क्लाइंट का प्रोजेक्ट तो प्राइवेट रखना है। दोस्तों ये हमारा रेपोजिटरी क्रिएट हो गया। साथ ही दोस्तों मैं ये लिंक को भी क्रिएट करूंगा। बट इसके लिए क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले मेरे को गिटअप का सेटअप डालना पड़ेगा। तो मैं गिटबास करके सर्च करा तो ये गिटअप का सेटअप आपको यहाँ से मिल जाएगा। गिटअप की ऑफिशियल साइट से आपको गिटअप का सेटअप मिल जाएगा। तो मैं गिट का सेटअप डालूंगा। ये गिट का मैंने सेटअप को डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। ये दोस्तों मेरा इंस्टॉलेशन चल रहा है। बीच बीच ये इंस्टॉलेशन चल रहा है दोस्तों, ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों।
जो भी रिकमेंडेड सेटिंग है वही आप रखिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने का मैं आपको दिखाऊंगा कि अब मैं इसको कैसे रन करूँगा। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है आपको गिट चलाने का। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको गिट चलाना बहुत ईजी हो जाता है आपके सिस्टम पे। सबसे पहले दोस्तों मैं SSH टोकन करूंगा। SSH टोकन क्या होता है दोस्तों, ये आपके गिट को आपके सिस्टम पे लॉगिन कर देता है, मतलब आपका जो गिट की जो क्रेडेंशियल होता है वो लॉगिन कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक डिफॉल्ट पासवर्ड मांगता है, मैंने डिफॉल्ट पासवर्ड दे दिया है। ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, जब भी आप इसको यूज करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने इसका की को कॉपी कर लिया, जो की उसने मेरे को दिया था वो की मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया है गिट के सॉफ्टवेयर से। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे सिस्टम का नाम डाल दूंगा। मेरे सिस्टम का नाम ये जो है वो मैंने डाल दिया, साथ ही मैंने इसको ऐड कर दिया। अब दोस्तों क्या होगा, इस सिस्टम पे जब भी मैं गिट को क्लोन करूंगा तो मेरे को बार बार यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली बस एक पासवर्ड जो मैंने SSH क्रिएट करते समय बनाया था बस उसकी नीड पड़ेगी। तो अब मैं दोस्तों आपको क्लोन भी करके दिखाता हूँ। क्लोन करने के लिए अगर मैं SSH से करा तो SSH करना पड़ेगा, अगर आप HTTP से करते हो आपको यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं यहाँ पे SSH से ही क्लोन करूंगा। तो मैं यहाँ पे अब गिटबाश यूज करूंगा। मैंने गिटबाश डाल दिया तो यहाँ पे मेरे को गिटबाश ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर मैंने गिट नहीं डाला तो नहीं मिलता। तो दोस्तों ये मैंने क्लोन कर दिया। ये यस नो पूछेगा, आप यहाँ पे यस कर दो। मैंने यहाँ पे यस कर दिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दो जो पासवर्ड हमने SSH में क्रिएट किया था। तो दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्लोन हो गया। अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं प्रोजेक्ट के अंदर जा रहा हूँ और ये मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो मैंने लैरावेल से इंस्टॉल किया था उसको मैं कट करके मतलब उस प्रोजेक्ट को मूव कर दूंगा मैं हमारे गिटहब के फोल्डर पे। मैंने गिटहब के फोल्डर पे मूव कर दिया और आप देख सकते हैं मूव करने के बाद सब रेड आ रहा है। रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी इसको ऐड ही नहीं किया है। इसको फाइलें दिखी है बड़ी ऐड नहीं हुआ है दोस्तों। ये ऐड का मैंने रॉन्ग कमेंट दे दिया। मैं ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, ये गिट ऐड और स्पेस के बाद डॉट। इससे आपका इससे क्या होता है, इसके आपका जो प्रोजेक्ट आपने इसमें जो भी फोल्डर डाला है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऐड हो चुका है। हाँ ये फाइनली अब ऐड हो गया है। अब मैं एक बार स्टेटस फिर से देख लो। आप स्टेटस देखेंगे तो दोस्तों अब ये ग्रीन आ रहा है। ग्रीन का मतलब हमने इसको ऐड तो कर दिया है, अभी तक ये बिल्कुल ऐड ही नहीं था, हमने गिट पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दोस्तों इसको कमिट करना होता है। तो मैं यहाँ पे कमिट की कमांड चलाऊँ। कमिट की कमांड चलाने के बाद दोस्तों ये मेरे से कह रहा है कि पहले आप इसको ग्लोबली लॉगिन कर लो। तो मैं ग्लोबली लॉगिन के लिए मेरे को सिर्फ यूजर नेम और ईमेल आईडी की नीड पड़ेगी। तो मैं आप देख सकते हैं मैंने ऊपर ही ईमेल आईडी ऑलरेडी कर दिया। अब यहाँ पे मैं यूजर नेम करूंगा, जो आपके गिटहब की ईमेल आईडी और यूजर नेम है वो डालिएगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे कमिट करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कमिट करूंगा प्रोजेक्ट ऐड, आप कमिट अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने कमिट कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट हमारा कमिट हो चुका है, जो हम कमिट करते हैं वो हो गया। अब मैं दोस्तों इसको पुश करूंगा। पुश के लिए मैं मेन पे पुश कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने पहले ना मास्टर पे किया था। तो दोस्तों मैंने पुश भी कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पुश किया है। तो ये पुश हो गया हमारा। पुश होने का अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश हो चुका है। अब दोस्तों मैं VS कोड को डाउनलोड कर रहा हूँ उसकी ऑफिशियल साइट से। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। VS कोड मैं इसलिए डाउनलोड कर रहा ताकि हमारे पास VS कोड का अपडेटेड वर्जन आए। साथ ही तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मैं फ्रेश सिस्टम पे कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं सब कुछ आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू यूजर है, कोई न्यू स्टूडेंट आया है हमारे यहाँ सीखने के लिए, तो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इस सॉफ्टवेयर के लिए क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर के लिए क्या करना है। इसलिए मैं सारे चीज आपको यहीं पे डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने डाउनलोड मैंने VS कोड को भी इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैंने गिट को लॉगिन भी किया है। तो हमारे गिट का लॉगिन भी यहाँ पे आ रहा है, इसी वजह से राइट में आपको पहले दिख रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आर्टिजन करके पहले मैं यहाँ पे रन करके देखूंगा कि हमारा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे रन हो रहा है। अब मैं दोस्तों VS कोड का टर्मिनल यूज कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पावरशेल यूज कर रहा था, अब मैं पावरशेल नहीं कर रहा। VS कोड का टर्मिनल है तो वो भी पावरशेल ही यूज करता है। तो मैंने इसको किया। मैं एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो रहा है। मैं इस बार प्रोजेक्ट को रन किया हूँ अपने इससे VS कोड से रन किया। VS कोड का जो टर्मिनल है वहाँ से रन किया हूँ। अब यहीं से रन करो तो ज़्यादा बेटर है, बार बार आपको अलग से टर्मिनल खोलने की जरूरत है। दोस्तों अब हम डाटाबेस वाला काम करें। डाटाबेस के लिए सबसे पहले हम SQL का वर्क बेंच यूज करेंगे। वर्क बेंच को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। SQL की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप वर्क बेंच को डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। तो ये ऑलमोस्ट हाँ डाउनलोड हो गया दोस्तों। अब मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा।
दोस्तों मैं जैम को यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आ, 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 आप जैम को भी यूज कर सकते हैं, बट मैं जैम को इसलिए यूज ही नहीं कर रहा हूँ। सिक्यूएल के लिए आप जैम को भी यूज कर सकते हैं, बट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जैम पे जो हैवी डाटा होता है ना, जब तो वो बार बार क्रैश कर जाता है। इस वजह से मैं जैम को यूज ही नहीं करता हूँ। मैं माई सिक्वल का वर्क बेंच यूज करता हूँ। दोस्तों प्रोफेशनल लेवल ये है, जितने भी आपको प्रोफेशनल डेवलपर मिलेंगे वो वर्क बैच को यूज करते हैं। और दोस्तों वर्क बैच को अगर आप यूज करोगे तो आपकी प्रोफेशनलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों का हर जो भी सिक्वल होती है वो मोस्टली आपको राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आप लिखोगे तो दोस्तों आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपको और अच्छी नॉलेज होगी सिक्वल की। तो इस वजह से मैं भी वर्क बेंच यूज करता हूँ, जिससे मेरे को सिक्वल के बहुत सारे कमांड के बारे में भी पता चलता जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कनेक्शन तो बना दूंगा, बट ये अभी क्या होगा, अभी ये एरर मारेगा। एरर क्यों मारेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको कनेक्शन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक डिफॉल्ट कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मैं करूंगा, आप देख सकते हो दोस्तों ये एरर मार गया। एरर इसलिए मार गया दोस्तों क्योंकि अभी क्या हमने वर्क बैच यूज किया है। वर्क बैच क्या है, वो एक तरीके से सिक्यूएल का यूआई है। हमने सिक्यूएल को यूज नहीं किया है। सिक्यूएल को यूज करेंगे हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिक्यूएल को यूज कर, आप देख सकते हो दोस्तों, मैं सिक्यूएल की ऑफिशियल साइट पे जाके माई सिक्यूएल कम्युनिटी को डाउनलोड करना है। आप ऑफिशियल साइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सिक्यूएल का 1.6 का जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। इंस्टॉल होने का हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे मेरे को माई सिक्वल यूज करना है, तो माई सिक्वल का मैं जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो ऐड करूंगा। मैंने ऐड कर लिया। तो दोस्तों इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे आप पूरी इंस्टॉलेशन कीजिएगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी होगी। मैं भी आपको कंप्लीट करके दिखाऊँ, जैसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सेम ऐसे कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप सिक्यूएल चलाने के लिए, डाटाबेस के लिए वर्क बैच यूज करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड वगैरह सेट करना होता है। मैं डिफॉल्ट पासवर्ड एक सेट कर दूंगा। मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया। तो दोस्तों हमें डाटाबेस कनेक्शन के लिए मैंने माई सिक्वल को यूज किया, और माई सिक्वल चलाने के लिए मैंने जैम को यूज नहीं किया है। मैंने वर्क बेंच यूज किया। वर्क बेंच पहले वर्क बेंच इंस्टॉल होता है जो कि यूआई क्रिएट करता है, और वर्क बेंच क्या होता है, वो हमारे सिक्वल के यूआई को मैनेज करता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा जो माई सिक्वल इंस्टॉलर है ये मेन है, ये हमारे सिक्वल को इंस्टॉल कर रहा है। तो हमारे सिक्वल अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों हमारे कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है, और ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक चल रहा है दोस्तों। तो मैं इसको ओके कर दूंगा, और ये मेरा कनेक्शन एक कनेक्शन प्रोगो के नाम से बन गया है। तो मैं इसको ओपन करूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा ओपन भी हो गया है, और साथ ही मैं स्कीमा देखूंगा। स्कीमा में अभी हमारा कोई डाटाबेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट कर दूंगा। मैं यहाँ पे सिक्वल, आप सिक्वल प्लस कीजिएगा तो आपको सिक्वल लिखने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट डाटाबेस, आप देख सकते हैं ना दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से राइट करना पड़ेगा। अगर आप राइट कर रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो रहा है कि आपका सिक्वल की भी नॉलेज होती है। जैसे डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डाटाबेस क्रिएट हो गया। साथ ही मैं आप यहाँ पे डाटाबेस का कनेक्शन दे दूंगा, जो कि डिफॉल्ट कनेक्शन वो दिया रहता है, वो मैं उसका हटा दिया, मैं अपना दे दूंगा। दोस्तों ये को पायलट का सजेशन है, वो मैंने ले लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने डाटाबेस का पूरा कनेक्शन को यहाँ पे ले लिया। इसके बाद दोस्तों मैं डाटाबेस का जो मैं एक टेबल इंस्टॉल करूंगा, मैं एक माइग्रेट करूंगा। तो दोस्तों मैंने माइग्रेट कर लिया है। यूजर का मैंने माइग्रेट किया। माइग्रेट करने के बाद मैंने यहाँ पे यूजर के जो कॉलम्स होते हैं वो भी डाल दिया। मैंने एक यूजर की टेबल को माइग्रेट किया है, और माइग्रेट करने के बाद जो यूजर के कॉलम्स है होते हैं वो भी डाल दिया। और दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो टेबल है वो प्रूलर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रूलर ही रख रहा हूँ। मेरे से गलती से ये सिंगुलर हो गया था, बट मैं इसको प्रूलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करके मैंने यहाँ पे कॉलम्स भी ऐड कर दिया। जो जो कॉलम्स की नीड थी वो कर दिया। मैंने यहाँ पे माइग्रेट भी कर दिया। माइग्रेट करने के बाद आप देख सकते हैं डाटा लैरावेल के जो डिफॉल्ट वो थे वो भी यहाँ पे आ गए। डिफॉल्ट टेबल भी थे वो भी आ गए। साथ ही मेरा यूजर का भी टेबल आप देख सकते हैं, यूजर का टेबल पूरा कंप्लीटली आ गया। आप यहाँ पे कॉलम्स देख सकते हैं, जैसे कॉलम्स मैंने स्कीमा में लिखा था सेम वही कॉलम्स यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम डाटाबेस का कनेक्शन भी कर लिया है। साथ ही हमने एक टेबल को भी माइग्रेट कर दिया है, और डाटाबेस के जो डिफॉल्ट टेबल होते हैं उसको भी माइग्रेट कर लिया है। तो दोस्तों डाटाबेस वाला भी हमने काम पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों ये हमारी आर्किटेक्चर है। जैसे ये ऐप का है, ये स्टोरेज है, और ये जो ये यहाँ से राउटिंग होती है, ये सोर्स है। तो दोस्तों ये जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। ये सबसे पहले हम आते हैं रिसोर्स। दोस्तों ये जो वेलकम ब्लेड डॉट PHP देख रहे हैं दोस्तों, ये व्यू है। लैरावेल हमेशा MVC में चलती है। तो MVC का ये व्यू है।
तो मैं एमवीसी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है कि ये जो हमारे ना एक्सटेंशन नहीं है, आप एक्सटेंशन अगर डाउनलोड कर लोगे ब्लेड वाला तो ये क्या करेगा, जो ब्लेड की चीज़ है वो ठीक दिखाएगा। अभी क्या है कि अभी ये ब्लेड की चीज़ को एज अ टैक्स दिखा रहा है, बट ये एक लैरावेल ब्लेड का एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास नहीं है। अगर आप कर लोगे तो आपको कोडिंग करने में ईजी होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ब्लेड इसने ब्लेड के कोड को भी बहुत अच्छे से डिफाइन करता, पता चला ये ब्लेड का कोड है। तो दोस्तों ये हमारा ये हमारा जो वेलकम है, ये जो पेज जो आपका चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है। मैं अगर यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करूंगा, ऐड करूंगा, तो आप देखिएगा मेरा वहीं पे सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये ब्लेड जो हमारे रिसोर्स के फोल्डर में होता है, रिसोर्स के फोल्डर के अंदर ये चलता है। तो ये मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सलीम को रख दिया दोस्तों, ये मेरा को पायलट है। मेरा को पायलट भी इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने गिटहब को लॉगिन कर रखा है। अगर आप करेगा तो आपको भी को पायलट मिलेगा, को पायलट से आपको सजेशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सलीम यहाँ पे शोर है, यानी कि हम बिल्कुल सही फाइल भरे। हम रिसोर्स के अंदर जो ये डिफॉल्ट फाइल होती है लैरावेल की। दोस्तों मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, मैंने यहाँ पे अबाउट के नाम से एक फाइल क्रिएट किया है, about.blade.php, और यहाँ पे मैं अबाउट के नाम से एक H1 बना दिया। अब दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पे अबाउट लिखूंगा, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अबाउट लिखा तो दोस्तों आप देखिएगा ये नोट फाउंड आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हम अगर हम रिसोर्स में कोई भी व्यू कराते हैं तो दोस्तों उसको आपको राउटिंग भी करनी पड़ेगी। राउटिंग, ये राउटर का जो फोल्डर है यहाँ से राउटिंग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाले की ऑलरेडी राउटिंग हो रखी है कि डिफॉल्ट जो यूआरएल है उसमें वेलकम रहेगा, और हमने यहाँ पे हमने अबाउट का यूआरएल राउट कर दिया है, और उसमें हमने अबाउट के रिसोर्स फाइल को रिटर्न करवा दिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चीजें चलती है। दूसरा दोस्तों, अगर मैं यहाँ से ब्लेड हटा दिया तब भी ये चलेगा, लेकिन हमारे जो ब्लेड के कोड है वो कोड काम नहीं करेगा। आप हमेशा यदि ध्यान रखना, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, अगर हम ब्लेड हटा के रिसोर्स में डायरेक्ट डायरेक्ट .php लिखा तो चलेगा, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 100% चलेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी, जो ब्लेड के जो कोड है वो एज अ टैक्स आएंगे। तो ये एक तरीके से पीएचपी की फाइल की तरह चलेगा। तो दोस्तों आपको ब्लेड रखना बहुत ही जरूरी है अगर आप लैरावेल के प्रोजेक्ट पे काम करते हो। आप देख सकते हैं जितने भी ये इफ एल्स वाले ये ब्लेड के कोड है, तो ब्लेड के जो कोड है वो आपके फिर ब्लेड की तरह चलेंगे, वो कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर हमने ब्लेड यूज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट फाइल का नाम देकर .php यूज करेगा, तब भी वो रन करेगा, लेकिन वो ब्लेड के कोड को एज अ स्ट्रिंग दिखा देगा, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। दोस्तों मैंने इसका पूरा कोड हटा दिया, पहले का जो कोड चल रहा था वो हटा दिया, साथ ही मैंने इसको इंडेक्स कर दिया। दोस्तों अगर आप देखोगे मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया, तो लैरावेल यहाँ पे एरर भी मार दिया, क्योंकि इसको बता रहा है कि मेरे को वेलकम नहीं मिली है। तो मैं यहाँ वेलकम की जगह मैं इंडेक्स करूंगा, मैंने इसको इंडेक्स का नाम दिया है। तो ये मैंने इंडेक्स कर दिया, अपना रिटर्न में इंडेक्स को करा दिया, तो ये भी मैंने चेंज कर दिया। तो ये एरर हमारा चला गया। साथ ही मैं इसको भी थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ये मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अबाउट का आपको एक पेज भी बना के क्रिएट कर दिया। मैंने राउटर के बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा दिया। मैंने आपको व्यू रिसोर्स के बारे में भी बता दिया, रिसोर्स में जो व्यू है उसका भी बता दिया। बाकी दोस्तों मैं आपको इनके जो आर्किटेक्चर है वो भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। वो भी आर्किटेक्चर का मैं एक आपको बेस बता दे रहा था, ताकि आप इस पर काम करो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कौन सा फोल्डर किस लिए बना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं स्टोरेज। दोस्तों ये जो स्टोरेज का है, इसमें जो पब्लिक का दिख रहा है दोस्तों, स्टोरेज में पब्लिक का जो फोल्डर है, ये फोल्डर क्या करते हैं, ये आपके डायनेमिक फाइलों को स्टोर करता है। और ये दोस्तों यहाँ पे जो राउट्स है, ये राउट्स दो दिख रहे हैं, ये राउट्स क्या करता है, ये आपके यूआरएल को क्रिएट करता है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था। इसके बाद दोस्तों ये टेस्ट है, इस टेस्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जो है ये टेस्टिंग के लिए होता है। जैसे अगर आप को पायलट से कुछ चीज यूज कर रहे हो तो को पायलट भी टेस्ट करता है, वो टेस्ट में अपनी फाइलें बनाता है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये आप एक बार और देख सकते हैं, स्टोरेज में एक ऐप का भी फोल्डर है। ऐप के फोल्डर में हमारे पब्लिक का फोल्डर था, वो उससे आप अपने डायनेमिक्स वो कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेमवर्क में जैसे हम क्यू वगैरह बनाते हैं तो उसके लॉग्स वगैरह फ्रेमवर्क में आते हैं। साथ ही दोस्तों एक इसमें आपको ये दोस्तों मैं इसकी बात करें, पब्लिक में आपके डायनेमिक जो इमेजेस होगी, फाइलें होगी, वो जाएंगी। और ये दोस्तों ये लॉक्स है, इस लॉक्स में क्या होता है, कोई भी एरर वगैरह अगर आपका लैरावेल पे आ रहा है तो आप लॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि ये एरर किस टाइप का आ रहा है, तो वो यहाँ पे ये लॉक्स में दिखा देता है। साथ ही दोस्तों मैंने राउटिंग के बारे में भी आपको बता दिया है। इसके बाद
रिसोर्स में दोस्तों एक तो व्यू का फोल्डर है, दूसरा दोस्तों ये जो दो फोल्डर आपको दिख रहे हैं, एक CSS और JS। ये दोस्तों जब अगर हम वीट को यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, हम अभी हम वीट नहीं यूज करें, वीट को यूज करते हैं तो हमें वीट में यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वीट नहीं यूज करें तो आप पब्लिक में सारी चीज करोगे। दोस्तों ये पब्लिक का फोल्डर है। एक्चुअली क्या होता है, लैरावेल का जो मेन पब्लिक फोल्डर है वो ये है, और ये फोल्डर हमारा पब्लिक पे जाता है और यहीं से सारे कनेक्शन बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कनेक्शन बना रखा है। तो यहाँ अगर आपको CSS वगैरह भी लिखने हैं, आप यहाँ पे CSS का भी फोल्डर, एसेट्स का फोल्डर दे सकते हैं अगर आप वीट यूज नहीं करें। साथ ही दोस्तों ये डाटाबेस का है, डाटाबेस में से माइग्रेशन है सीट सेट। सीट से क्या होता है दोस्तों, सीट से हमारे माइग्रेट को अगर अपडेट करना हो तो उसके लिए होता है। साथ ही दोस्तों ये कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। बूटस्ट्रैप का फोल्डर है ये दोस्तों। ऐप है मेन, ये भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर है। ऐप प्रोवाइडर है, ये आपका प्रोवाइडर के लिए होता है। जो मॉडल है दोस्तों, ये हमारा मॉडल होता है जिसमें हम डाटाबेस वगैरह ऐड करते हैं। मॉडल में हमारा जितने भी डाटाबेस है उसकी सेटिंग होती है या बिजनेस लॉजिक मॉडल में डालते हैं दोस्तों। ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर में हम अपने सारे वो चीज़ करते हैं। कंट्रोलर में मतलब कि हम कंट्रोलर से सारे लॉजिक वगैरह हम कंट्रोलर में लगाते हैं और सारी कनेक्टिविटी कंट्रोलर से होती है, चाहे व्यू की हो वो तो, चाहे व्यू की हो या तो ये क्या है, ऐप डीबग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या होता है, अगर आप जब प्रोजेक्ट को लाइव करते हो, डिप्लॉय करते हो, तो उस केस में ये दोस्तों फॉल्स होना चाहिए। अगर उस केस में ये ट्रू रहता है तो क्या होगा, यूजर को आपके डायरेक्टरी के बारे में, आपके टेबल के बारे में एक एक चीज पता चल जाएगी। अगर कहीं पे अगर आपका कोई एरर आएगा, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे वो सारा बिलेट का नाम वगैरह बता दी। लेकिन अगर हम फॉल्स कर देंगे तो ये बस एक एरर दिखाएगा 500 वाला। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैंने आपको ये इसलिए करके दिखाया। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको सारे एक एक फोल्डर के बारे में बता दिया। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया दोस्तों, ये कंपोजर है। कंपोजर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंपोजर की फाइल है, यहाँ पे जो भी हम कंपोजर इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमने PHP का वर्जन इंस्टॉल किया है तो वो बता रहे हैं ये वर्जन कितनी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे। जो भी आप लैरावेल का कंपोजर यूज करो, वो जब आप कंपोजर अपडेट करते हो वो लॉक पे जाता है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे इसने पैकेज भी यूज कर रखा है। अगर आप npm यूज करते हो तो npm के जो कंपोजर है वो यहाँ पे आते हैं, npm के इंस्टॉल है वो यहाँ पे आते हैं। और ये जो दोस्तों वीट है, मैं आपको वही बता रही है, वीट इसी के कनेक्शन के लिए रिसोर्स में जो जेस वगैरह में कॉल करानी होती है, इसने करा भी रखा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से लैरावेल के सेटअप किया है। मैंने इंस्टॉलेशन भी करी है, मैंने गिटअप का भी यूज किया है, मैंने VS कोड को भी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया है। जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, डाटाबेस से लेकर आर्किटेक्चर से लेकर लैरावेल के इंस्टॉलेशन से लेकर सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोफेशनल लेवल में करके दिखाई है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन है या किसी भी चीज़ को लेकर कोई आस्किंग है तो आप दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में मैं आपके सारे डाउट, सारे आस्किंग को क्लियर करूंगा। इसके बाद दोस्तों आप जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लैरावेल के MVC के बारे में पढ़ेंगे। MVC क्या है, आज मैंने आपको एक मोटा मोटा चीज़ें बताया है कि सेटअप करने में जिन चीज़ों की नीड होती है वो बताया। अब दोस्तों मैं आपको लैरावेल के MVC के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लैरावेल के MVC पढ़ेंगे प्रोफेशनल लेवल पे कि MVC होता है क्या, आखिर MVC का क्या यूज होता है। तो मैं एक एक चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।